हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर टाइम एंड टेंस के रिव्यू सेशन के आखिरी एपिसोड के साथ उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि जो 4 सेशन आपके सामने रखा गया है उसके जो कॉन्सेप्ट्स एंड नॉर्म्स मैंने आपको समझाए हैं सब आसानी से आपके समझ में आ गया है और रिवीजन कंप्लीट होने वाला है। कोई भी खासा सवाल आपके मन में नहीं बचा है और अब आप टाइम एंड टेंस में अच्छी पकड़ के साथ काम कर पा रहे हैं। तो चलिए, यहां पर जो पिछले दिन मैंने छोड़ा था क्लॉज का परिचय करते हुए कि प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस है, और अब उसके कॉम्बिनेशन को यहां पर हम समझेंगे कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है। एक इमेजिनेशन की बात होनी है। तो आज का एपिसोड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश बोलने और सेंटेंस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज एक बच्चे का सवाल भी है तो उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो चलिए, बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। जहां पर मन में कुछ लगे कि अटक गया है तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए, वहीं से शुरू करेंगे जहां मैंने छोड़ा था, और मैंने छोड़ा था क्लॉज पर। जी हाँ, हम बात कर रहे थे क्लॉज की, और क्लॉज में मैंने इसकी कैटेगरीज बताई थी। पहला बताया था प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। पहला बताया था प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा बताया था सबऑर्डिनेट क्लॉज। मुझे लगता है कि यह आपके जहन में होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको मैंने कहा था कि इसको कहते हैं कंप्लीट क्लॉज और इसको इनकम्प्लीट क्लॉज। मैंने और सारी बातें भी यहां पर बताई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहां पर उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल देख करके समझते हैं कि आखिरकार मैंने क्या कहा था। कि अगर मैं यहां पर कहूं कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज है, देखिए इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसका मीनिंग कंप्लीट है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सर कुछ सेंटेंसेस दे देते और उसको हम अभ्यास करके देखते, तो बेहतर है कि टाइम एंड टेंस के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पर क्लॉज वाला जो एपिसोड है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करिएगा। 25 क्वेश्चंस हैं, उसको पहले बना लीजिएगा, और उसी वीडियो का अगला वीडियो उस क्लॉज जो डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है। 25 के 25 को मैंने अच्छे से वहां पर समझाया है। तो अगर आपको लगता है कि परेशानी है तो आप इसको कर सकते हैं। साथ में बच्चों के मन में एक दुविधा होती है कि सर कहीं तो कहा गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले, अरे छोड़ दीजिए, इतनी बुद्धि नहीं चाहिए, ठीक है, इतना किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान काम आता है। तो मैंने कहा कि सेंटेंस किसी भी स्थिति में शुरू हुआ हो, सेंटेंस का मीनिंग अगर कंप्लीट नहीं है, और ऑब्वियसली वहां पर आएगा ही, अनफॉर्चुनेटली आ जाता है, कभी इन केस आ जाता है, तो कुछ भी ऐसा लगा हुआ है वर्ड या वर्ड्स जिसकी वजह से उस सेंटेंस का जो टुकड़ा है, जो हिस्सा है उस कॉम्बिनेशन में, अगर उसका मीनिंग इनकम्प्लीट है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जिसका मीनिंग कंप्लीट है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो कि मैंने यहां पर आपको बताया। तो मुझे लगता है कि अब यहां पर आप इसको समझ गए हैं। तो मैंने पिछले दिन समझाया था कि हम चाहें तो हम पीसी से सेंटेंस लिख सकते हैं, है ना। हम एससी से सेंटेंस अकेले नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। पीसी से सेंटेंस लिख सकते हैं, इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इससे अगर हम अकेले सेंटेंस बनाएं तो हम नहीं बना सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा एससी प्लस पीसी का, या इसको हम करें तो पीसी प्लस एससी का कॉम्बिनेशन हमको बनाना पड़ेगा। मतलब यह है कि हम चाहे तो प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिख करके उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज रख दे, या सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले रख करके उसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज रख दे। तो अब ये जो सबऑर्डिनेट, जो कॉम्बिनेशन है प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, हम उसको यहां पर आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये कैसे काम करेगा, इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या आता है और उसको हम कैसे रखेंगे, वही हम आपको यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में देखिए कि हम रखते हैं एक तरफ SC और एक तरफ रखते हैं PC। ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, ठीक है, बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें जो पहला है ये होगा प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, और इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा PC वाला वो आएगा फ्यूचर सिंपल में, ठीक है, या जिसको आप इंडेफिनिट कहते हैं वही है। सिंपल की जगह पर आप अगर फ्रेंडली हैं इंडेफिनिट के साथ तो आप इंडेफिनिट लिख लो। इंडेफिनिट, और इधर क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसका यही कॉम्बिनेशन है, या फिर इसके साथ जैसा दिया हुआ रहेगा एज गिवन उसका जो है वो प्रेजेंट लगेगा। मतलब यह है कि इसमें कभी भी हम पास्ट वाला हिस्सा यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो हम यहां पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम रखते हैं तो हम यहां कहेंगे इफ ही वर्क्स, वही एग्जाम्पल रह रहे जो पीछे लिया, हार्ड। तो देखिए यहां पर क्या है? वर्क्स, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल पास। अब यहां पर देखिए जो एज गिवन का प्रेजेंट है ना, इसको समझने की क्या जरूरत है कि अगर यहां पर विल है तो अब जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं ये कहूं कि वो कड़ी मेहनत करेगा तो पास करेगा। कोई ऐसा भी तो कह सकता है कि वो कड़ी मेहनत करेगा तो पास कर सकता है। तो आप इसकी जगह पर चाहो तो कैन लगा सकते हो, चाहे तो शुड लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैन की जगह पर आप कुड नहीं लगा सकते हो। सिंपल है। तो ये बात समझ में आ गया। पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि पहला कॉम्बिनेशन है कि अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा गया है तो इसके प्रिंसिपल क्लॉज का जो कॉम्बिनेशन होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, या जैसा दिया होगा उसका प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, वो है कि अगर इधर पास्ट होगा तो इधर जो हम यहां लगाएंगे वो होगा वुड, ठीक है, और या एज गिवन का पास्ट। चूंकि हम पास्ट लगा रहे हैं तो अब यहां पर एज गिवन का भी क्या हो जाएगा? वो पास्ट हो जाएगा। कि मतलब यह है कि मैंने कहा कि पिछली बार हम वहां पर कुड नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कुड लगा सकते हैं। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम एग्जाम्पल में रख सकते हैं इफ I had a pen, I would give it to you। कि अगर मेरे पास एक कलम होता तो मैं वो तुम्हें दे देता। If I had a pen, I would give it to you। ये दो कॉम्बिनेशन। तीसरा जो है वो आपका यहां देखना है कि तीसरे में क्या होगा कि अगर इधर हैड प्लस V3 है, ठीक है, तो इस तरफ प्रिंसिपल क्लॉज में, मतलब इधर सबऑर्डिनेट में हैड प्लस V3 है, तो इस तरफ जो है वो लगेगा वुड हैव प्लस V3। अब यहां पर यही तीन कॉम्बिनेशन है जिसको समझने की जरूरत है, और इसी के हिसाब से जो है हम सेंटेंस का फॉर्मेशन यहां पर करते हैं SCPC को मिला करके। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसके एग्जाम्पल में रख सकते हैं इफ ही प्लेड वेल, इफ ही हैड प्लेड वेल ना, हैड प्लस V3 रखना है। इफ ही हैड प्लेड वेल,
he would have won the match। अब इसी पर आपको सवाल पूछा जाएगा, इसी 3 कॉम्बिनेशन पर आपको हमेशा से एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है कि दूसरा वाला अगर इधर पास्ट है तो इधर वुड लगाएंगे, एज गिवन का पास्ट लगेगा। अगर इधर हैड प्लस V3 है, मतलब अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में हैड प्लस V3 दिया हुआ है तो प्रिंसिपल क्लॉज का वुड हैव प्लस V3 होगा। अब चाहो तो कोई अगर कहे कि पीसी को पहले दे दिया गया है, एससी को बाद में दे दिया गया है, तो सेम क्रम पलट जाएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज वाला पहले आ जाएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला बाद में आ जाएगा। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि आप इसमें देखो कि कहीं पर भी फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये 3 बातें आपको यहां पर समझ में आ जानी चाहिए कि अब अगर हम इस पर सवाल बनाते हैं तो आराम से हम सवाल बना सकते हैं कि अब अगर सवाल को हम 1-2 सवाल अगर हम यहां पर देखें तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे सवाल को चाहो तो देख सकते हो, कोई भी रैंडम क्वेश्चन हम उठा ले रहे हैं यहां पर। ठीक है, आप अगर देखो तो देखिए यहां जो सवाल आपको दिख रहा है, इस सवाल को देखिए, ये जो सवाल देखिए क्या दिख रहा है। इस सवाल में कह रहा है कि इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड सी विल हैव। अब देखिए एरर आपको दिख रहा है कि यहां पर क्या होना चाहिए, विल नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, और यहां पर क्या हो जाएगा, V3 है ही। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या है, हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए। इस तरीके का सवाल ना बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, आप देखिए और मैं आपको आगे दिखाता हूं। ठीक है, बहुत सारे सवाल यहां पर मिलेंगे जो है, देख लेते हैं और भी सवाल होगा इसमें। देखिए अब यहां पर इस सवाल को देखिए, इस सवाल में जो है, इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि यहां पर क्या है, ही वुड नॉट हैव रिटन। तो इधर मेरा प्रिंसिपल क्लॉज दिख रहा है, ही से शुरू है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वुड प्लस हैव प्लस V3 है। अब हमको क्या देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है वो कितना है, क्या लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, हमको ये देखना है। तो अब यहां देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां शुरू हुआ है, यहां इफ से शुरू हुआ है और कह रहा है ही वुड नॉट हैव। तो मैंने आपको अभी कॉम्बिनेशन सिखाया है कि वुड प्लस हैव प्लस V3 के साथ क्या हो रहा है, वुड प्लस हैव प्लस V3 के साथ मेरा एक ही कॉम्बिनेशन आ रहा है, हैड प्लस V3 का। और एक और कंक्लूजन कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कहीं पर भी विल नहीं है या विल का कोई फॉर्मेट नहीं है। तो सिंपल कहानी यहां पर क्या है कि अब यहां पर सीधा सीधा लगा हुआ है इफ, इधर मेरा दिया हुआ है वुड हैव प्लस V3, तो यहां पर क्या होना चाहिए, सीधा सीधा हैड नॉट, है ना, और उसके साथ क्या होना चाहिए, हर्ड। यहां क्या होना चाहिए, हैड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना, तो वो रह जाएगा। तो हैड प्लस V3, तो मेरा देखिए अभी प्रिंसिपल पहले दे दिया, सबऑर्डिनेट बाद में दे दिया। तो इस पर बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे, इसीलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस कॉम्बिनेशन पर बहुत सारा सवाल पूछता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो प्रिंसिपल क्लॉज की तरफ या तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है या एज गिवन का प्रेजेंट हो सकता है, कैन हो सकता है, मे हो सकता है, शुड हो सकता है, जो अर्थ के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से होगा एप्रोप्रिएट, वो हम लगाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में कुड नहीं होगा, माइट नहीं होगा। यहां पर अगर पास्ट है तो इधर क्या लगाएंगे, वुड या एज गिवन का पास्ट लगाएंगे। और तीसरा कॉम्बिनेशन है कि हैड प्लस V3 अगर मेरे सबऑर्डिनेट क्लॉज में है तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 होता है। ठीक है, अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसी का एक एक्सटेंशन है, उसको हम यहां पर पढ़ लेते हैं, वो है इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन की कहानी सुननी है पूरे विस्तार से तो आप चैनल पर चले जाइए, वहां पर मैंने पूरे विस्तार से बताया है कि क्या लिया गया है, कैसे लिया गया है। ठीक है, हम प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इमेजिनेशन के केस में, ठीक है, हम यूज करते हैं
वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इमेजिनेशन के केस में हम क्या यूज करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस केस में जब ये इमेजिनेशन में यूज होता है तब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब ये जो है प्रेजेंट इमेजिनेशन की तरह हम यूज करते हैं वर्ब को, उस केस में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब के नियम को तोड़ता है। अगर आप इसको समझिए तो ये दो तरीके से यूज होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, किसकी तरह यूज होता है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। दूसरा क्या होता है, जब ये इमेजिनेशन में यूज होता है तो इसको हम कहते हैं सबजंक्टिव। क्या कहते हैं, सबजंक्टिव। याद रखिएगा, ये टर्म का नाम है सबजंक्टिव कहते हैं। मतलब है कि इमेजिनेशन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, क्या यूज हो रहा है, इमेजिनेशन में यूज हो रहा है। तो जो भी ये उधर करेगा ना हेल्पिंग वर्ब में, उसका उल्टा करेगा ये इमेजिनेशन में। ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब में ये प्लूरल के साथ यूज होता है। पहला पॉइंट यही है ना जी कि आप वर्ब का इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर करते हैं तो क्या करते हैं, प्लूरल की तरह करते हैं। इस केस में ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रल कहने का मतलब है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में ये इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कोई भी कष्ट नहीं है। मतलब ये है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो प्लूरल में यूज हो रहा है। जब ये सब्जंक्टिव की तरह यूज होगा, मतलब इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में यूज होगा, तब ये न्यूट्रल हो जाता है। मतलब ये है कि हम ही वर भी कह सकते हैं, आई वर भी कह सकते हैं। हाँ, एक मिनट बच्चे, एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मेरे ध्यान से उतर गया। हम इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, फिर उसका आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है तब ये पास्ट बताता है, लेकिन जब ये सब्जंक्टिव की तरह यूज होता है तब ये बताता है प्रेजेंट। जी हां, मैंने अभी आपको क्या लिखा है, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इस केस में क्या बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है। अब यही चीज अंतर आपको समझना है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह बात बैठा हुआ है कि वर ही वो हेल्पिंग वर्ब है जो हम इमेजिनेशन के तौर पर यूज करते हैं। नहीं सर, इसके दो अलग अलग रोल हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तब इसका नेचर इमेजिनेशन में यूज होने के समय वाले फंक्शन से बिल्कुल अलग होता है, नेचर बिल्कुल अलग होता है। मैंने अभी समझाया कि जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तब ये प्लूरल की तरह काम करता है, जब ये सब्जंक्टिव की तरह यूज होता है तब ये न्यूट्रल हो जाता है। मतलब ये कि तब ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है ये पास्ट का सेंस देता है, लेकिन जब ये सब्जंक्टिव की तरह यूज होता है तब ये प्रेजेंट का सेंस देता है। एक और चीज देखिए कि जब हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो अगर हम लिखते हैं वर प्लस सब्जेक्ट प्लस जो और है तो लास्ट में हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। लेकिन अगर ये सब्जंक्टिव की तरह यूज होता है तो उस परिस्थिति में वर प्लस सब्जेक्ट प्लस जो और लगाते हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप लगता है, वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है क्योंकि वो क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि इस दोनों में अंतर है। वर को दो तरह का फंक्शन असाइन किया गया है। ठीक है, वर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में वर हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है एंड सब्जंक्टिव की तरह भी यूज होता है। देन मन में एक सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ सब्जंक्टिव। तो यहां सीधा सीधा है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो ये प्लूरल इंडिकेट कराता है। ठीक है, प्लूरल के साथ यूज होता है या प्लूरल बताता है खुद को, पास्ट में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट के साथ लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लेता है। लेकिन इधर क्या होता है, ये नंबर न्यूट्रल हो जाता है। ये सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट का सेंस देता है। और अगर हम इसको शुरुआत में रख करके लिखते हैं, बाद में सब्जेक्ट यानी इन्वर्जन यूज करते हैं, तो वैसे केस में लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं वर यू एन इडियट, तो हम यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे और यह हो जाएगा मेरा कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं
वर यू एन इडियट, और यहां फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो फिर ये आपका इमेजिनेशन है। ठीक है, तो सिंपल सा बात समझिए कि इस बात को ऐसे समझना है कि अगर हम कहीं पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कि इफ आई वर अ किंग, तो अब यहां पर देखिए कि ये नंबर न्यूट्रल नहीं है ना, ये नंबर न्यूट्रल हो गया ना, ये तो वर है, आई के साथ तो वॉज इस्तेमाल होता है, तो वर तो इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यही सवाल था एक बच्चे का कि सर आई तो सिंगुलर है, तो एक चीज गौर करिएगा बाबू कि आई जो है वो सिंगुलर कहां है। अगर आप इस बात को देखिए तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि आप देखिए आई के साथ क्या कहानी है। आई को 3 समय में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम एक प्रेजेंट के इस्तेमाल को देखते हैं, इसके पास्ट के इस्तेमाल को देखिए और इसके फ्यूचर के इस्तेमाल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आई के साथ प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, लेकिन पास्ट में क्या लगा रहे हैं, वॉज लगा रहे हैं। आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, लेकिन पास्ट में क्या लगा रहे हैं, हैड लगा रहे हैं। मतलब यह है कि ये वही व्यवहार कर रहे हैं जो हम सबके साथ करते हैं। इधर क्या लगा रहे हैं, तो इधर फ्यूचर में हम हमेशा आई के साथ क्या लगा रहे हैं, विल लगा रहे हैं। तो मतलब क्या है कि आई के साथ सिर्फ प्रेजेंट में जो है वो स्पेशल व्यवहार किया जा रहा है। हम यहां पर क्या लगाते हैं, इसके साथ प्ले लगाना चाहें तो प्ले लगाते हैं, लेकिन हम इस तरफ वही लगाते हैं प्लेड जो हम सबके साथ लगाते हैं, ही के साथ भी, सी के साथ भी, दे के साथ भी। तो आपका जो सवाल है ना कि हम आई तो सिंगुलर है तो उसके साथ हम ईट्स क्यों नहीं लगाते, तो देखिए प्रेजेंट के केस में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा उसमें क्या बात है, क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर हम प्रोनाउन में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस चीज को बखूबी समझ गए कि आई के साथ जो पास्ट में व्यवहार हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है जैसा कि हर सिंगुलर के साथ होता है। हम ही के साथ भी वॉज लगाते हैं, आई के साथ भी वॉज लगाते हैं। फ्यूचर में जो व्यवहार हो रहा है हम इसके साथ विल लगाते हैं, तो आई को ही के साथ भी विल लगा रहे हैं, सबके साथ लगा रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट में ही सिर्फ इसकी कहानी स्पेशल है कि हम ही के साथ इज लगाते हैं लेकिन इसके साथ एम लगा रहे हैं, हम ही के साथ हैज लगाते हैं लेकिन इसके साथ हैव लगा रहे हैं। तो वर्तमान समय में आई को एक विशेष वैल्यू दिया गया है। आई जो है वो हर एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, हर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए उसको प्रेजेंट में किसी कैटेगरी में सिंगुलर या प्लूरल में नहीं रखा गया है, और इसीलिए उसके साथ सारे वर्ब फॉर्म्स नॉर्मल यूज होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब में सुटेबल नहीं हो रहा था, इसीलिए वहां पर एम बनाया गया विशेष करके। बाकी पास्ट में उसकी वही दुर्गति है जो थर्ड पर्सन वाले की है, सिंगुलर की है, फ्यूचर में उसकी वही दुर्गति है जो कि नॉर्मल ही, सी, इट की है। तो इसीलिए आई के साथ एक स्पेशल केस सिर्फ प्रेजेंट में है। ध्यान रखिएगा कि वो सिंगुलर है बट उसके वैल्यू को क्या हर एक इंसान, हर एक स्पीकर जो आई है वो अपने में वैल्यू रखता है, इसलिए उसको किसी क्लास में नहीं बांटा गया, आइदर सिंगुलर और प्लूरल कहीं पर भी नहीं रखा गया है, सिर्फ प्रेजेंट में ये स्टेटस मेंटेन किया जाता है आई के साथ। बाकी पास्ट में वही कहानी उसकी भी है जो ही, सी और क्या कहते हैं सिंगुलर वाले जितने हैं उसकी है, फ्यूचर में भी उसकी कहानी वही है। दिस इज द रीजन कि हम आई के साथ एम यूज करते हैं, आई के साथ जितने भी वर्ब्स आते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में आते हैं, उसको हम कैटेगराइज करके सिंगुलर में नहीं रखते हैं। दिस इज द रीजन कि हम आई ईट्स नहीं लिख करके आई ईट लिखते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ गए। अगर आप समझ गए तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ गया, या फिर कोई डाउट रह जाए तो वो मुझे आप इंफॉर्म करिएगा, पूछ लीजिएगा। अब यहां पर मैंने बताया कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो यहां पर ये जो है मेरा इमेजिनेशन बता रहा है, और अगर हम इसी को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं वर आई अ किंग, तो भी ये इमेजिनेशन ही बताएगा क्योंकि हमने वर से शुरू किया है और लास्ट में क्या लगाया है, फुल स्टॉप लगाया है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वर एज अ हेल्पिंग वर्ब जिस तरीके से काम करता है, वर एज अ सबजंक्टिव वैसे काम नहीं करता है, जस्ट उल्टा काम करता है। तो वर जो है वो प्रेजेंट इमेजिनेशन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम रखें तो कह सकते हैं कि इफ I were a king, if I were a king, I would make you my queen. Make you
माई क्वीन। तो यहां पर क्या है कि हमने जो वर का इस्तेमाल किया है वो कैसे इस्तेमाल किया है, सब्जंक्टिव यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए इस्तेमाल किया है। अगर हम चाहें तो हम यहां पर सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर आई अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, और ये सेम मीनिंग देगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वर से शुरू किया और लास्ट में हमने क्या लिखा, फुल स्टॉप। तो यह पहचान है इमेजिनरी सेंटेंसेस की, इमेजिनेशन वाले की। अब कहानी है कि हम पास्ट इमेजिनेशन की बात करें तो पास्ट इमेजिनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, हैड बिन, या आप इसको समझिए तो हम यूज करते हैं हैड प्लस V3। क्या होता है, हैड प्लस V3। तो अब यहां पर क्या है कि ये पास्ट इमेजिनेशन के लिए हम यूज करते हैं हैड बिन या हम करते हैं हैड प्लस V3। मतलब ये है कि अगर हम कहें कि इफ आई हैड प्लेड वेल, इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव won the match। तो अब यहां पर देखिए कि यहां आ गया हैड प्लस V3। तो यह सिंपल कहानी है कि अगर मैं अच्छा खेला होता मैच जीत गया होता। अगर हम यहां पर भी चाहें तो इसके साथ इफ हटा करके हैड को शुरू में लिखे, हैड आई प्लेड वेल, हैड आई प्लेड वेल आई वुड हैव won the match। और इसमें फिर से यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर जब क्वेश्चन मार्क लगेगा तब वो इंटरोगेशन को शो करेगा, लेकिन यहां जो फुल स्टॉप लगा है तो ये क्या कर रहा है, पास्ट इमेजिनेशन को दर्शा रहा है। तो सिंपल सा है कि मैंने आपको यहां पर समझाया कि पास्ट इमेजिनेशन को कैसे लिखते हैं, तो हैड प्लस V3 या हैड बिन से लिखते हैं। और मैंने पीछे बताया कि प्रेजेंट इमेजिनेशन को कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं वर से। फिर मैंने आपको यहां पर समझाया कि वर एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ सब्जंक्टिव, एज इमेजिनरी टूल, इसमें क्या अंतर है वो मैंने आपको यहां पर समझाया और उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए कि इसमें जो ये पहला है ये एजम्पशन है, ये फैक्ट बेस्ड है। जो पहला है ना ये फैक्ट बेस्ड है कि अगर वह पढ़ेगा तो पास करेगा। ये जो है ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। सेम कहानी है सर, देखिए ये जो है वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है और ये जो है ये है पास्ट इमेजिनेशन। क्या है, ये है पास्ट इमेजिनेशन। तो आप सीधा से समझिए कि ये मेरा हो गया प्रेजेंट इमेजिनेशन, ये हो गया पास्ट इमेजिनेशन, ये हो गया फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन और एजम्पशन कि अगर वह बायोलॉजी पढ़ेगा तो डॉक्टर बन सकता है, अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो टॉप करेगा। और यहां पर कि अगर मेरे पास एक कलम होता या हो तो मैं उसे, हिंदी में इसको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, ये वर्तमान समय का इमेजिनेशन है कि भैया इसके पास नहीं है, कि अगर मेरे पास एक कलम हो तो मैं उसे तुम्हें दे दूं। और यहां पर है कि इफ ही हैड प्लेड वेल, अगर वो अच्छा खेला होता तो जीत गया होता, मतलब ये है कि वो हार गया है। तो जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा कंडीशन है वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, जो तीसरा कंडीशन है वो पास्ट इमेजिनेशन है, और जो पहला कंडीशन है वो फैक्ट बेस्ड है, एक तरह का एजम्पशन है कि अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये तुम करोगे तो ये नहीं होगा। इस तरीके के सेंटेंस को कि जब तुम आओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब यहां पर दो चार बातें ध्यान रखने वाली क्या है कि सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन, ये देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी विल या विल का कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं होता है, और इधर जो प्रेजेंट इमेजिनेशन और पास्ट इमेजिनेशन वाला कंडीशन है वो यहां पर इस्तेमाल होता है। तो ये ध्यान रखना है, यही कॉम्बिनेशन है। साथ में मैंने इमेजिनेशन समझा दिया कि प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वर का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के लिए क्या करते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं या हैड प्लस V3 का। और अगर वर्तमान समय में किसी चीज की कमी खले, ठीक है, इफ यू फील लैक ऑफ समथिंग, इन प्रेजेंट
ठीक है, यूज हैड। वर्तमान समय में किसी चीज की कमी खले तो क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। हम चाहें तो लिख सकते हैं इफ आई हैड माइंड, काश मेरे पास दिमाग होता। तो मतलब यह है कि वर्तमान समय में अगर किसी चीज की कमी खले तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम हैड का यूज करते हैं। इसी पर सवाल पूछा जाता है। अब कुछ और फैक्ट है कि अब देखिए कि इट इज टाइम, it is time, it is high time, it is about time, ये सब जो है written in present, but indicates past। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ प्रेजेंट में रहता है लेकिन बताता है पास्ट को। ठीक है, इट इज हाई टाइम आई स्टार्टेड दिस। ये इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मुझे लगता है कि टेंस का सफर समाप्त हो गया है। क्लॉज के कॉम्बिनेशन को मैंने बता दिया, ये 3 है। उसके बाद मैंने समझा दिया कि भाई इमेजिनेशन में क्या इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट में किसी चीज की कमी खले तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों का इमेजिनेशन साथ में। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी सवाल पूछा जाता है। अब यहां पर क्या है, उम्मीद है कि जो शुरुआत से लेकर के मैंने टाइम एंड टेंस में, मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब से कुछ छूटा है, और अगर कुछ छूटा है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी शामिल कर लें। बहरहाल यहां पर उम्मीद करते हैं कि अब आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सॉल्यूशन ऑफ मिरर ऑफ कॉमन एरर। उसमें टाइम एंड टेंस के चैप्टर को 4 हिस्से में बांट करके बताया गया है। 13 सवाल करके हर एक एपिसोड में है। अब आप उसको बनाइए और बना करके मुझे बताइए कि कितनी आसानी से बना पाए, क्या क्या परेशानी हुई, और अगर कुछ परेशानी है तो वो साझा कीजिए, हम कोशिश करेंगे। अब संडे है, बहुत परसों आएगा, तो कमेंट बॉक्स के सेशन में हम उसको डिटेल में आपके सामने रखेंगे। देखिए, अगर आपको और कुछ भी गड़बड़ी लग रहा है, टाइम एंड टेस्ट में कुछ बातें हैं तो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से आज जो मैंने यहां पर समझाया है कि क्लॉज 2 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट, फिर मैंने उसके कॉम्बिनेशन को समझाया। एक बार मैं रिव्यू कर दे रहा हूं कि कॉम्बिनेशन में है कि पहला कॉम्बिनेशन है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट या जैसा दिया है उसके प्रेजेंट में लिखा जाएगा। जैसे है कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो ये जो विल है ही विल पास, उसमें कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने एज गिवन का प्रेजेंट लिखा है। दूसरा जो कंडीशन है उसमें मैंने कहा कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में लिखे हैं तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वहां पर वुड होगा या एज गिवन का पास्ट होगा कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई एंड फील द फ्रीडम। तो यहां पर क्या हो गया, या फिर इफ आई हैड अ पेन आई वुड गिव इट टू यू। ये मतलब यहां पर है कि एक तरफ पास्ट, दूसरी तरफ हो जाएगा वुड। अब यहां पर जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो है हैड प्लस V3 का वुड हैव प्लस V3 के साथ कि इफ यू हैड प्लेड वेल यू वुड हैव वॉन द मैच। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां जो कंक्लूजन आया है वो ये कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में या तो विल या विल का कोई फॉर्मेट यानी कि वुड इस्तेमाल नहीं होता है। अगर दिया हुआ है तो सीधा सीधा वहां एरर है, गलत है, सुधार करने की जरूरत है। जो भी एग्जाम्पल है आप उसमें देखिएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन में वर का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इमेजिनेशन में हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं या हैड बीन कह सकते हैं। तो वहां पर मैंने बताया आपको कि अब जब इस नजरिए इसको पढ़ने के बाद देखिएगा तो सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल का जो पहला कॉम्बिनेशन है वो फैक्ट बेस्ड कॉम्बिनेशन है कि अगर ये करोगे तो ये होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा जो है वो है प्रेजेंट इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन और तीसरा जो है वो है पास्ट इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन, और इस पर सवाल पूछा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में अगर किसी चीज की कमी खले तो हम उसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं, है ना।
इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड माइंड, इस तरीके का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक की फैक्ट रखा सामने, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये लिखा हुआ प्रेजेंट में रहता है बट पास्ट को बताता है। तो उम्मीद तो यह है कि आज जो ये रहा आखिरी हिस्सा था टाइम एंड टेंस के रिव्यू का, छोटा रहा और दिन से सेशन छोटा रहा और बहुत कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट सीखने के लिए मिला और ये वीडियो आपको पसंद आया और मैं आपकी हर एक शंका का निदान कर पाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि ऐसा वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।